everyone, Jai Hind. My name is Hamza Hasni and I welcome all of you to your channel, The Hind Guru Academy and Study Point. ओके, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में पढ़ा रहा था. ऑप्टेटिव में हम आगे बढ़ते हैं. लास्ट क्लास में मैंने ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का केस ऑफ अनफुलफिल्ड डिज़ायर का फर्स्ट रूल पढ़ाया था, जिसमें मैंने बताया था कि हम इसमें काश वाले सेंटेंसेस ऐसे प्रेजेंट करते हैं जिसमें प्रेजेंट को भी इन्वॉल्व किया जाता है. मैंने एग्जाम्पल्स दिए थे. अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो लेक्चर देखिएगा, तब इसे देखिएगा, तभी समझ में आएगा. वरना क्या होगा कि आधा समझ में आएगा, आधा बाउंस कर जाएगा. ठीक है, तो लेक्चर सीक्वेंस से देखना ज़रूरी होता है. तो उसमें मैंने बताया था कि एक रूल तो ये होता है कि जिसमें हम काश को लेकर इस तरह से बात करते हैं कि हमारी वो विश अभी भी है. जैसे मैंने कहा काश मैं अंग्रेज़ों को भी पढ़ाता, फॉर एग्ज़ाम्पल. ठीक है, तो पढ़ाता यानी अभी भी पढ़ाता, प्रेजेंट में भी पढ़ाता, ये सेंस है मेरा. ठीक, या फिर मैंने कह दिया कि काश मेरे पास एक ख़जाना होता, तो ख़जाना होता यानी कि अभी भी होता. ठीक है, या मैं कह देता हूँ कि काश मैं एक राजा होता, तो राजा होता यानी अभी भी होता. तो प्रेजेंट को इन्वॉल्व करके चल रहा है. ये इसका रूल मैंने आपको बताया था. अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जब ये प्रेजेंट को इन्वॉल्व नहीं करता है तब इसके रूल्स में इसके रूल में क्या चेंजेस आते हैं, है ना. तो पढ़ने जा रहे हैं हम वही ऑप्टेटिव, और उसी ऑप्टेटिव का हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, केस ऑफ अनफुलफिल्ड डिज़ायर. ठीक है, अनफुलफिल्ड डिज़ायर का केस हम पढ़ने जा रहे हैं. अब देखिए क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलैरिटी है, इसको मैं आपको चार्ट में पूरा बताऊंगा. पहले इसका रूल लिख देता हूं. तो देखिए रूल कहता है सबसे पहले काश के सेंस में इफ या ओ दैट या वुड दैट में से कोई एक हम यूज करेंगे. ठीक है, अब ओ दैट या वुड दैट के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना ज़रूरी होता है. इफ़ के ठीक बाद एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं आता है. ठीक है, इसके बाद काश के सेंस में ये हो गया. फिर सब्जेक्ट के बाद, अब इससे पहले वाले रूल में हम क्या कर रहे थे, जब एक्शन हो रहा था तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ कर रहे थे. जब बीइंग का केस था तो वर यूज़ कर रहे थे. जब पोजेशन का केस था तो हैड यूज़ कर रहे थे. ठीक है, लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम सबसे पहले हैड एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे. उसके बाद अगर एक्शन का केस नेगेटिव है तो यहाँ नॉट कर देंगे. फिर उसके बाद अगर एक्शन का केस है तो हम V3 यूज़ करेंगे, बीइंग का केस है तो बीन यूज़ करेंगे, और पोजेशन का केस है तो हैड यूज़ करेंगे. 2 बार हैड हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा, और अगर स्टार्टिंग में इफ़ यूज़ किया है तो लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क. अगर स्टार्टिंग में ओ दैट या वुड दैट है तो पहले एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा, लास्ट में फुल स्टॉप. सिंपल एंड इजी, राइट. अब ये तो रूल हो गया. हम बात करेंगे कि हमने जो पढ़ा था सिंपल, वो प्लस अनफुलफिल्ड डिज़ायर के दोनों रूल्स को हम टैली करते हैं तो क्या बनता है, क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, क्या चीज़ें आती हैं. ठीक है, उस पर हम बात करेंगे. और वर्ब जो 3 चीज़ें डिनोट करता है, उन तीनों चीज़ों को हम देखेंगे. एक्शन, बीइंग, पोजेशन, तीनों को देखेंगे. ठीक है, किस में देखेंगे, हम सिंपल में भी देखेंगे. बहुत ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, और मुझे जगह चाहिए इसलिए मैं थोड़ा छोटा लिखूंगा. ठीक है, सिंपल, अनफुलफिल्ड डिज़ायर का रूल 1 रूल 2 दोनों. तो यहाँ रूल 1, यहाँ रूल 2. ठीक है, और इसको जगह दे देता हूँ. चलिए, क्योंकि सिंपल वाला तो फिर भी जैसे तैसे हो जाएगा, इसको थोड़ा स्पेस चाहिए होता है.
चलिए, तो यहाँ पर हम वर्ब जो 3 चीज़ें डिनोट करती हैं उन तीनों चीज़ों को देखेंगे। उसके अलावा यहाँ हम सिंपल वाले सेंटेंसेस देखेंगे। फिर यहाँ हम क्या करेंगे, केस ऑफ अनफुलफिल्ड डिज़ायर। तो मैं यहाँ पर UNF लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। इसका रूल 1 देख रहे हैं जो कि प्रेजेंट को भी इन्वॉल्व करेगा, और यहाँ हम अनफुलफिल्ड डिज़ायर का रूल 2 देखेंगे जो प्रेजेंट को बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं करेगा। ठीक है, हिंदी से इंग्लिश देखेंगे ताकि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी अच्छे से समझ लें और हमें सेंटेंस का जो सेंस है वो भी अच्छे से पकड़ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना है। सबसे पहले बात करते हैं हम एक्शन की। तो एक्शन में एक सिंपल सा सेंटेंस मान लीजिए मैंने लिखा वह जाता है। देखिए मैं सिंपल सेंटेंसेस क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि अभी आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो इसका है उस पर हम बात करें, है ना। यानी हम किसी और कॉन्सेप्ट को इन्वॉल्व नहीं करें, सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलें कि यहाँ से जब काश वाले में आता है तो क्या चेंज होता है, और काश वाले से रूल 2 वाले काश में जब आता है तो क्या चेंज होता है। तो इसलिए हम कोई डिफ़िकल्ट वर्ड, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं, सिर्फ इस कॉन्सेप्ट पर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो वह जाता है सेंटेंस है, इंग्लिश में हम क्या लिखते हैं, ही गोज़। सिंपल एंड ईजी, राइट। अब यही सेंटेंस रूल 1 वाले काश वाले सेंटेंस में आया तो क्या हुआ, काश वह जाता। वह जाता है, सिंपल हो गया, काश वह जाता। ये काश वाला अनफुलफिल्ड डिज़ायर का रूल 1। तो काश के लिए इफ़ या ओ दैट या वुड दैट, क्योंकि यहाँ जगह कम है इसलिए हम इफ़ लेकर चलेंगे। तो इफ़ लिया, वाह के लिए ही, और ऐसे में हम क्या करते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं, इफ़ ही वेंट, काश वह जाता, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, अब रूल 2 में क्या होता है, बनना ये भी काश वाला है लेकिन ये प्रेजेंट को इन्वॉल्व नहीं करता है। तो सेंस क्या होगा, काश वह गया होता, यानी पर्टिकुलरली पास्ट के किसी टाइम की हम बात कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि उस टाइम वो गया होता। प्रेजेंट से कोई रिलेशन नहीं है, राइट। उस टाइम की बात है, उस टाइम काश वो गया होता, कुछ फ़ायदा हो गया होता, ऐसा इस तरह से। ठीक है, यहाँ क्या कह रहे हैं, काश वह जाता, यानी अब भी जाता, रेगुलरली जाता, ऐसा सेंस आ सकता है, प्रेजेंट को इन्वॉल्व कर सकता है, राइट। लेकिन वो प्रेजेंट को इन्वॉल्व नहीं करेगा, वो कह रहा है काश वह गया होता उस टाइम, है ना। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हम इफ़ लिखते हैं, काश के लिए इफ़ ओ दैट वुड दैट, फिर सब्जेक्ट वह ही। अब हम इसमें हैड एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, इफ़ ही हैड, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो की थर्ड फॉर्म गॉन। इफ़ ही हैड गॉन, काश वह गया होता। सिंपल, इजी है। सिंपल में फर्स्ट फॉर्म या एस फॉर्म आती है, सिंपल प्रेजेंट होता है ये। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ ये सिंपल प्रेजेंट का देता हूँ एग्जाम्पल, राइट। तो सिंपल प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस फॉर्म, अनफुलफिल्ड डिज़ायर के रूल 1 में सेकेंड फॉर्म, और रूल सेकेंड में हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो ये याद रखिएगा। अब बीइंग का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो बीइंग में क्या होता है, किसी का होना बताता है। ठीक, जैसे सेंटेंस है, वह नया है, सिंपल है, आपने कह दिया ही इज न्यू, वह नया, ही इज न्यू, राइट। अब अनफुलफिल्ड डिजायर के रूल 1 में हम आए और हमने कहा काश वह नया होता, यानी अभी भी होता, प्रेजेंट की बात चल रही कि अभी काश वह नया होता। क्या करेंगे, इफ़ ओ दैट वुड दैट में से कोई एक, फिर वह के लिए ही, और यहाँ बीइंग के केस में सिर्फ वर आता है, वॉज का यहाँ एग्जिस्टेंस होता ही नहीं है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ सब्जेक्ट कोई भी हो सभी के साथ वर आएगा। वो सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस में होता है
कि हम आई, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ वॉज लगाते हैं। कहाँ? सिंपल पास्ट या पास्ट कंटिन्यूअस में। ये अनफुलफिल्ड डिजायर का केस है, यहाँ वॉज का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, राइट। सो सिर्फ वर यूज होगा। तो इफ ही वर न्यू, काश वह नया होता, इफ ही वर न्यू, खत्म। अब अनफुलफिल्ड डिजायर के रूल 2 में अगर ये सेंटेंस आता जिसमें प्रेजेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता तो क्या बनता? काश वह नया रहा होता, तब नया रहा होता, है ना। अगर हम यहाँ तब भी जोड़ दें, जगह नहीं है इसलिए मैंने तब नहीं जोड़ा, बट मान लीजिए कि हम पास्ट के किसी टाइम की बात करें और कह रहे हैं कि तब वो नया रहा होता, ठीक है। तो अगर हमने पास्ट को ही सिर्फ रखा, प्रेजेंट को इन्वॉल्व नहीं किया, तो रूल 2 काश के लिए इफ या ओ दैट या वुड दैट, फिर सब्जेक्ट ही। अब हम वर नहीं लिख सकते, हमें लिखना होगा हैड। और क्या लिखना होगा? क्योंकि बीइंग का केस है तो बी की थर्ड फॉर्म, हैड के बाद बी की थर्ड फॉर्म बीन। इफ ही हैड बीन न्यू, काश वह नया रहा होता, इफ ही हैड बीन न्यू। सिंपल, राइट। अब पोजेशन का केस भी देख लेते हैं। तो पोजेशन का केस अगर होता है तो जैसे सेंटेंस आ गया, उसके पास घड़ी है। हम चाहें तो ये भी लिख सकते हैं उसके पास एक घड़ी है, पर इंग्लिश हमेशा इसी अकॉर्डिंग बनेगी कि उसके पास एक घड़ी है। काउंटेबल सिंगुलर नाउन जब भी आएगा तो हम मान के चलेंगे कि वहाँ एक है, और उसके लिए हम इंग्लिश में आ या एन लगाते हैं। अगर नंबर पर फोकस करना है, नंबर पर एम्फसाइज करना है, तो हम 1 लगाते हैं, वरना आ या एन। तो उसके पास घड़ी है, इंग्लिश बनी ही हैज़ अ वॉच। घड़ी को क्लॉक भी कहते हैं, लेकिन क्लॉक दीवार वाली होती है, और वॉच जो आप हाथ पर लगाते हैं, ठीक है। हाथ पर लगाते हैं या पॉकेट में रखते हैं, वो भी क्लॉक वॉच होती, क्लॉक नहीं होती, ठीक है। पॉकेट में रखने वाली भी वॉच है। तो उसके पास घड़ी है, ही हैज़ अ वॉच। अब अनफुलफिल्ड डिज़ायर का केस 1 अगर आता है, रूल 1, तो हम क्या कहेंगे? काश उसके पास घड़ी होती, यानी अभी भी होती, प्रेजेंट में भी होती। तो क्या कहेंगे? इफ या ओ दैट या वुड दैट, ही हैड अ वॉच। तो हैड क्यों लगाया? क्योंकि पास के लिए हम हैड लगाते हैं, ठीक है। किसी के पास होना, सिंपल प्रेजेंट में हैज हैव, और अनफुलफिल्ड डिजायर में तो सेकेंड आता है ना, सेकेंड फॉर्म, तो हैज हैव की सेकेंड फॉर्म हैड होती है। अब रूल 2 वाले में कैसा सेंटेंस बनेगा? काश उसके पास घड़ी रही होती। काश उसके पास घड़ी रही होती, ये सेंटेंस है। तो हमने क्या किया? काश के लिए इफ लिखा या ओ दैट लिखा या वुड दैट लिखा, उसके लिए हमने ही लिखा, इफ ही। अब हैड है और एक और हैड है, इफ ही हैड अ वॉच। अब यहाँ पर 2 हैड कैसे आ गया? तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ जो 2 हैड आ रहा है, एक हैड हेल्पिंग वर्ब है और एक हैड मेन वर्ब है। जैसे यहाँ मेन वर्ब गॉन है, यहाँ मेन वर्ब बीन है, यहाँ मेन वर्ब ये वाला हैड है जो कि थर्ड फॉर्म में है, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन, ये फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, थोड़ा सा यूनिक होता है, कंफ्यूजिंग होता है। बट अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया कि अगर हम अनफुलफिल्ड डिज़ायर के सेंटेंसेस का सेंस प्रेजेंट को इन्वॉल्व करके चल रहे हैं, तो हमें
सेकेंड फॉर्म यूज़ करना है। अब सेकेंड फॉर्म में ऑब्वियसली अगर एक्शन है तो बहुत सारे हो सकते हैं, उनमें से कोई भी एक जो आ जाए सेकेंड फॉर्म। और बीइंग के केस में सेकेंड फॉर्म वर होती है और हैव के केस में सेकेंड फॉर्म हैड होती है। तो हमें हर जगह सेकेंड फॉर्म यूज़ करना है अगर प्रेजेंट को इन्वॉल्व कर रहा है अनफुलफिल्ड डिज़ायर। और अगर अनफुलफिल्ड डिज़ायर प्रेजेंट को इन्वॉल्व नहीं कर रहा है, सिर्फ पास्ट की बात हो रही है, तो हमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। तो एक्शन में तो बहुत सारी हैं, जो भी हैं उनकी थर्ड फॉर्म। बीइंग में बी की थर्ड फॉर्म बीन है और पोजेशन में हैव की थर्ड फॉर्म हैड है। तो एक हैड हेल्पिंग वर्ब, साथ में V3। ये पूरा कॉन्सेप्ट है। तो मैं यहाँ पर हट रहा हूँ, आप यहाँ पर वीडियो पॉज करिएगा, पॉज करके इसे अच्छे से बना लीजिएगा चार्ट पूरा, ठीक है। अगर आपने ठीक से चार्ट प्रिपेयर कर लिया और माइंड में सेट कर लिया तो एक तो आपका ये अनफुलफिल्ड डिज़ायर का केस आपका क्लियर हो जाएगा। दूसरा, इसी से रिलेटेड आगे आपको कंडीशनल सेंटेंसेस देखने को मिलते हैं, टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंसेस का टाइप 2 जो होता है, ठीक है, वो ऐसा होता है जिससे मतलब जो बड़े बड़े लोगों को कंफ्यूज कर देता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, इंग्लिश पर उनका अच्छा कमांड है, पर उसके बाद भी कंडीशनल सेंटेंसेस में वो फंस जाते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस में कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। और बहुत सारे एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स भी ऐसे हैं, इवन गवर्नमेंट एग्ज़ाम के अलावा जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं वो भी हैं, या कई बार एकेडमिक्स में भी कंडीशनल सेंटेंसेस से क्वेश्चंस बन जाते हैं। मतलब बहुत बनते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस बनते ही वहीं से हैं जहां उन्हें पता होता है कि ज़्यादातर लोग कंफ्यूज्ड हैं, ठीक है। तो अगर ये अच्छे से एक बार माइंड में सेट हो गया तो कंडीशनल सेंटेंसेस आप आसानी से सीख लेंगे, ठीक है। बहरहाल अब इस पर हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं और मैं रूल 1 रूल 2 दोनों के सेंटेंसेस आपको करवाता चल रहा हूँ साइमल्टेनियसली, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ। तो जैसे एक सेंटेंस आया, काश तुम करेला खाते। तो सेंटेंस क्या, काश तुम करेला खाते। तो इस सेंटेंस पर अगर आप थोड़ा सा भी सोच विचार करें तो आप देखेंगे कि ये सेंटेंस ऐसा है कि अगर हम किसी से कह रहे हैं काश तुम करेला खाते, तो मेरा सेंस है कि अभी भी खाते, यानी तुम्हारी रूटीन में होता है ना, यानी तुम्हारा एक्सेप्टेंस मिला होता, कुछ इस तरह का सेंस है, प्रेजेंट को इन्वॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो ये रूल 1 वाला हो गया है ना, अनफुलफिल्ड डिज़ायर का। काश के लिए आप इफ़, ओ, दैट, वुड, दैट में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। हम पीछे इफ़ बहुत ज़्यादा यूज़ करके आ रहे हैं, इसलिए यहाँ ओ दैट कर लेते हैं। तो ओ दैट सब्जेक्ट है, तुम, यू, ओ दैट यू। प्रेजेंट को इन्वॉल्व कर रहा है तो हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म लेंगे, ओ दैट यू एट। करेला को इंग्लिश में कहते हैं बिटर गॉट, बिटर गॉट बन गया। अच्छा, शुरू में एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया तो लास्ट में फुल स्टॉप। ओ दैट यू एट बिटर गॉट, काश तुम करेला खाते, ठीक। अब नेक्स्ट सेंटेंस मान लीजिए आता, काश तुमने करेला खाया होता। तो सेंटेंस को अगर आप एनालाइज करेंगे तो आप दोनों का डिफरेंस ईजिली बता सकते हैं कि खाते हम तब बोलेंगे जब हमारा सेंस होगा कि अभी भी खाते, प्रेजेंट में भी खाते, तुम्हारी रूटीन होती, हैबिट होती है ना, इस तरह के सेंस में। लेकिन अगर मैंने कहा काश तुमने करेला खाया होता, तो पास्ट का कोई इवेंट रहा होगा जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि उस वक्त तुमने करेला खाया होता, है ना। तो प्रेजेंट को इन्वॉल्व नहीं कर रहा है। अब जब ये प्रेजेंट को इन्वॉल्व नहीं कर रहा है तो हम क्या करेंगे, काश के लिए वही ओ दैट, वुड दैट, इफ, तीनों में से कोई भी एक ले लेंगे। और फिर तुमने के लिए यू, खाया होता प्रेजेंट को इन्वॉल्व नहीं कर रहा है तो हैड एज अ हेल्पिंग वर्ब, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ओ दैट यू हैड ईटन बिटर गॉट।
ख़त्म, सिंपल एंड इजी, है ना, आसान, ऐसे होता है। यही डिफरेंस हमें अपने माइंड में सेट करना है। चलिए, एक्शन का देखा हमने, बीइंग का देखते हैं। सेंटेंस है, काश वे दयालु होते। तो काश वे दयालु होते हैं यानी कि वे अभी भी दयालु होते हैं, एट प्रेजेंट भी दयालु होते हैं, ये सेंस है। तो हमने क्या किया, काश के लिए इफ, ओ, दैट या वुड दैट इनमें से कोई एक लिखा। वे के लिए हमने लिखा दे, ठीक है। अब होते हैं तो वर, इफ दे वर, होते मतलब बीइंग का केस, और ये प्रेजेंट को इन्वॉल्व कर रहा है तो हमें सीधा सेकेंड फॉर्म यूज करना है, तो हम वर यूज करेंगे, सब्जेक्ट चाहे जो हो। तो वुड दैट दे वर, दयालु के लिए काइंड या पिटियस, ठीक है, सिंपल। अब अगर सेंटेंस में ये चेंज हो जाता कि काश वे तब दयालु रहे होते। बहुत सारे लोग हैं जो चेंज होते हैं। लोग क्या, दुनिया में जो भी चीज़ें हैं वो चेंज होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई पहले तो बड़ा क्रूर होता है, बड़ा घमंडी होता है, बाद में उसकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे कि वो बदल जाता है, दयालु हो जाता है, अच्छा बन जाता है, राइट। तो यहाँ जो सेंटेंस है वो क्या कह रहा है, काश वे तब दयालु रहे होते हैं, यानी कोई टाइम रहा होगा जब उन्होंने किसी पर अत्याचार किया होगा, जुल्म किया होगा, है ना, उस वक्त दयालु रहे होते हैं, है ना। तो ये सेंस अगर आ रहा है तो पास्ट में ही है, पास्ट का ही सेंस है। काश के लिए हमने इफ, ओ, दैट, वुड, दैट में से कोई भी एक ले लिया, ठीक है। फिर वे के लिए दे, अब यहाँ हम वर नहीं लिख सकते क्योंकि ये पास्ट की बात कर रहा है कि तब दयालु रहे होते हैं। तो इफ दे हैड बीन, वर की जगह क्या आ जाएगा, हैड बीन। तो इफ या ओ दैट दे हैड बीन काइंड, और यहाँ तब भी है तो देन, तो ओ दैट दे हैड बीन काइंड देन, ठीक है, ऐसे होता है। तो ये बीइंग का केस है। अब हम एक एग्जाम्पल इसी तरह से देख लेते हैं पोजेशन का। तो पोजेशन का हमने जब एग्जाम्पल देखा तो सेंटेंस मान लीजिए आता है, काश मेरे पास धन होता। तो अगर मैंने कहा काश मेरे पास धन होता यानी कि अभी भी होता, एट प्रेजेंट भी होता, है ना। तो मैंने क्या लिखा, इफ, ओ, दैट, वुड, दैट में से कोई एक, है ना। चलो मैं इफ ले लेता हूँ इस बार। इफ आई पास होता तो सेकेंड फॉर्म हैव की हैड। इफ आई हैड, धन के लिए वेल्थ कह सकते हैं या रिचेस भी कह सकते हैं। तो काश मेरे पास धन होता, इफ आई हैड वेल्थ या रिचेस। फिर अगर सेंटेंस आता है, काश मेरे पास पिछले वर्ष धन रहा होता, तो ऑब्वियसली अब हम प्रेजेंट की बात तो कर नहीं रहे, बात पूरी तरह से पास्ट की हो रही है, उस वक्त धन रहा होता, ठीक है। तो हमने क्या किया, काश के लिए इफ, ओ, दैट, वुड, दैट में से कोई एक, मेरे पास तो आई। अब यहाँ दो बार हैड आ जाएगा और इसमें कोई बुराई नहीं है, दो बार हैड आ सकता है। तो इफ आई हैड रिचेस या वेल्थ लास्ट ईयर,
कई बार ऐसा होता है मॉडर्न इंग्लिश में कि जब दो हैड पोजेशन के लिए आ रहा हो, ठीक है, एक हैड हेल्पिंग वर्ब, एक हैड मेन वर्ब, तो उसको हम एक ही हैड मान लेते हैं। बट अगर ऐसा भी फॉर्मेशन मिले तो गलत नहीं होता है, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि पोजेशन के केस में डबल हैड को हम सिंगल हैड मान लेते हैं, ठीक। चलिए, अब ये हो गया। अब एक और चीज़ यहाँ पर आपको बतानी होगी। जिस फॉर्मेशन में हम हैड को हेल्पिंग वर्ब लेकर के चल रहे हैं उसमें हम एक चीज़ और कर सकते हैं। तो क्योंकि आपको सेंटेंसेस मिलेंगे बने बनाए, उसमें ही एरर ढूंढना या और चीज़ें जो होती हैं वो करना होता है, तो इसलिए आपको सारे फॉर्मेशंस पता होने चाहिए। अच्छा, यहाँ से मैं गॉड मिटा दे रहा हूँ, आप समझ जाइएगा, ऊपर करके लिख दे रहा हूँ ऐसे, बिटर गॉड। देखिए, ये जो फॉर्मेशन है जिसमें हैड एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया गया है, ये वाला फॉर्मेशन ऐसे भी हो सकता है कि आप स्टार्टिंग में काश के लिए कुछ भी ना लिखें, ना इफ लिखें, ना ओ दैट लिखें, ना वुड दैट लिखें, कुछ भी ना लिखें, सीधा इस हैड को उठाकर पहले रख दें और ये इंट्रोगेटिव नहीं बनेगा। यूजुअली क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव बनता है, लेकिन अनफुलफिल्ड डिज़ायर में इंट्रोगेटिव नहीं होगा, बल्कि ये भी सेम ही सेंस देगा जो ऊपर वाला सेंटेंस दे रहा है। तो वुड दैट यू हैड ईटन बिटर गॉड, इसकी जगह हम लिख सकते हैं हैड यू ईटन बिटर गॉड। तो जिस फॉर्मेशन में हैड एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है उसमें आप ये कर सकते हैं कि काश के लिए ना तो इफ लिखे, ना ओ दैट, ना वुड दैट, बल्कि हेल्पिंग वर्ब को ही पहले ले आए, ठीक है, सब्जेक्ट से पहले ले आए। तो हैड यू, तो आपने हैड लिखा, बाकी पूरा देखिए सेम ही है, यू ईटन बिटर गॉड। तो इन दोनों सेंटेंसेस का सेंस एक ही है, काश तुमने करेला खाया होता, वुड दैट यू हैड ईटन बिटर गॉड, हैड यू ईटन बिटर गॉड, राइट। इसी तरह से यहाँ भी हो सकता है ऑब्वियसली। तो पहले तो मैं देन को यहाँ पर, अच्छा इसमें ये वाला सीन नहीं है क्या सेलेक्ट करने वाला, हाँ है, चलिए तो देन यहाँ एडजस्ट कर देता हूँ। काश वे तब दयालु रहे होते हैं, ओ दैट दे हैड बीन काइंड देन। क्या कर सकते हैं, ओ दैट हट गया मान लीजिए, हैड जो हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले लिख दिया, दे हैड दे बीन काइंड। तो जहां जहां भी आपका हैड वाला फॉर्मेशन है वहां वहां आप ये कर सकते हैं कि काश की जगह ओ दैट वुड दैट हटाकर हैड एज अ हेल्पिंग वर्ब उसे आप स्टार्टिंग में रख दें और फिर सब्जेक्ट, फिर जो भी वर्ब है वो और एक्स्ट्रा, ठीक है। यही सेम चीज़ आप यहाँ भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जब यहाँ करेंगे तब आपको दो ही हैड चाहिए, ऑब्वियसली, एक हैड हेल्पिंग वर्ब, एक हैड मेन वर्ब। तो आप क्या कर सकते हैं, आपने काश के लिए इफ ना लिख करके यहाँ पर हैड लिखा और लिखा हैड आई हैड रिचेस देन, नहीं लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर। तो काश मेरे पास पिछले साल, पिछले वर्ष धन रहा होता, तो हैड आई हैड रिचेस लास्ट ईयर, राइट। दिस इज द फॉर्मेशन एंड आई होप आपने अच्छे से समझ लिया। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रैक्टिस। यू मस्ट हैव हर्ड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट। सो दिस प्रोवर्ब इज फॉर ऑल, सबके लिए है, सब पर काम करता है। और वो कोई भी काम हो, प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे आप उसमें प्रोफेशन नहीं हो सकते, ठीक है। और लैंग्वेज तो ऑल अबाउट यूजिंग, मतलब लैंग्वेज बनी है यूज़ करने के लिए। लैंग्वेज का यूज़ पहले लोगों को समझ में आया, तब लैंग्वेज का इजाद हुआ। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका ऐसा कोई ख़ास यूज़ नहीं था
ईजाद हो गई तो हम यूज़ करने लगें, है ना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब मोबाइल फ़ोन में जो कैमरा आया, स्मार्टफोन आया, उसका कोई यूज़ नहीं था, कैमरा अलग एक चीज़ थी, है ना, मोबाइल फ़ोन अलग एक चीज़ थी, बट वो आ गई तो हम उसे यूज़ करने लगे और उसके हैबिचुअल हो गए। तो बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बनी ही इसलिए क्योंकि उनका यूज़ महसूस किया गया कि नहीं ऐसे कुछ होना चाहिए, राइट। ओके, तो लैंग्वेज यूज़ के लिए ही बनी है, उसको यूज़ नहीं करेंगे तो वो आपके हाथ में नहीं आएगी, ठीक है। तो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग to make yourself firm and proficient in any language whichever you want to learn. Okay, तो इसी से रिलेटेड सेंटेंसेस अपने ही माइंड में सोचिए, बनाइए, फॉर्म करिए, एंड यू विल फाइंड योरसेल्फ परफेक्ट विद द फॉर्मेशन, एंड वंस you are perfect with the formations, you will identify the errors, you can answer the questions related to the sentences. Moreover, you will be able to apply other grammatical rules in the same sentences, right? तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।